नमस्ते। आज के इस एनालिसिस में हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कह सकते हैं सबसे बड़े आर्थिक रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। सोचिए, एक ऐसा समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था का नक्शा आज से बिल्कुल अलग था और एक खास देश की बेतहाशा समृद्धि की कहानियों ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रखा था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सवाल में गहराई से उतरते हैं। एक देश जिसे पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहकर बुलाती थी, उसकी वो अथाह संपत्ति आखिर गई कहाँ? मतलब जब दुनिया के कई हिस्से और सभ्यताएं बस विकास करना सीखी रही थीं, तब भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अमीर देशों में गिना जाता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरी की पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख दिया? अब ऐतिहासिक सुराग जो मिलते हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। इतिहासकारों के डेटा के मुताबिक एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 25% हिस्सा, जी हां, पूरे 25% अकेले भारत के पास था। इसे ऐसे समझिए, पूरी दुनिया की संपत्ति का 1/4 हिस्सा सिर्फ एक ही जगह से आ रहा था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक विशाल और बेहद प्रभावशाली आर्थिक साम्राज्य का जीता जागता सबूत है। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन खजानों की, यानी उस दौर के व्यापार और संस्कृति की। उस समय की जो व्यापारिक हकीकत थी वो बहुत ही दिलचस्प है। इस अपार संपत्ति का एक बहुत बड़ा सोर्स था व्यापार। और अगर दक्षिण भारत के मसालों की बात करें तो वो इतने ज्यादा मूल्यवान थे कि यूरोप के बाजारों में उन्हें लिटरली सोने के वजन के बराबर तौलकर बेचा जाता था। मतलब एक तरफ मसाले और दूसरी तरफ सोना, दोनों की कीमत बिल्कुल बराबर। और बात सिर्फ मसालों तक ही सीमित नहीं थी। बेहतरीन क्वालिटी का रेशम, हाथ से बुने हुए सूती कपड़े, बेशकीमती हीरे, ये वो लग्जरी प्रोडक्ट्स थे जिन्होंने रोम, अरब और चीन जैसे बड़े साम्राज्यों के व्यापारियों को अपना दीवाना बना रखा था। विदेशी राजा और सम्राट भारतीय रेशम और सूती कपड़े पहनने के लिए मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते थे। इन बेशकीमती सामानों को पाने के लिए विदेशी व्यापारी महीनों का खतरनाक सफर तय करके यहाँ के बाजारों में आते थे। लेकिन बात सिर्फ पैसे या सामान की नहीं थी। अब आते हैं प्राचीन विज्ञान और ज्ञान के प्रणेताओं पर। इस एनालिसिस में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि भौतिक संपत्ति से अलग प्राचीन भारत का असाधारण ज्ञान ही उसकी असली पूंजी थी। आज जैसे दुनिया भर से लोग टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने विदेश जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर थे। दुनिया के कोने कोने से छात्र महीनों की कठिन यात्रा करके यहाँ गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला जैसे एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ने आते थे। और उस समय का जो साइंटिफिक लीडरशिप था वो सच में बेमिसाल था। उदाहरण के लिए आर्यभट्ट और उनकी शून्य की खोज, जिसने पूरी दुनिया के गणित की नींव ही बदल के रख दी। सुश्रुत को ही देख लीजिए, जिन्होंने आयुर्वेद के तहत सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की ऐसी उन्नत तकनीकें विकसित की जो उस वक्त बाकी दुनिया की सोच से भी बहुत आगे थीं। साथ ही चाणक्य, जिनके राजनीति और अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत आज भी रेलेवेंट हैं। भारत सिर्फ अमीर नहीं था, वो ज्ञान के मामले में पूरी दुनिया को लीड कर रहा था। अब इस जांच के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, विदेशी शासन का युग। चलिए सत्ता में आए इन बड़े बदलावों की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जिस अथाह संपत्ति ने भारत को मशहूर किया, उसी ने विदेशी आक्रमणकारियों को भी अपनी ओर खींचा। 11वीं सदी के शुरुआती आक्रमणों से लेकर 16वीं सदी का मुगल युग, फिर 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री और अंत में 1947 की आज़ादी। ये पूरी टाइमलाइन पतन, संघर्ष और एक बहुत बड़े बदलाव का सीधा दस्तावेजीकरण है। अगर इन शुरुआती आक्रमणों को न्यूट्रल नजरिए से देखें तो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमले के दौरान अपार संपत्ति की लूट हुई। इसके बाद तो जैसे विदेशी आक्रमणों की कई लहरें ही आ गईं। मुगल युग की बात करें तो इस काल में देश में निश्चित रूप से नई कला और शानदार वास्तुकला देखने को मिली। लेकिन इसके साथ ही लगातार होते युद्धों और आंतरिक सत्ता के संघर्षों ने धीरे धीरे राष्ट्र की जड़ों को अंदर से काफी कमजोर कर दिया। इसके बाद शुरू होता है ब्रिटिश काल, जहां से संपत्ति का एक सिस्टमैटिक ड्रेन यानी व्यवस्थित तरीके से निष्कासन शुरू हुआ। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के सीधे साधे बहाने से यहां आई, फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर अपना कब्जा जमा लिया। और इसका सबसे बड़ा आर्थिक असर ये हुआ कि स्थानीय हथकरघा और कपड़ा उद्योग पूरी तरह तबाह हो गए।
जो देश कभी दुनिया को गर्व से अपना सामान बेचता था, उसे मजबूर करके विदेशी सामानों का खरीदार बना दिया गया और यहाँ की अपार संपत्ति को एक सिस्टम के तहत विदेश भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आइए आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, भारत का आधुनिक पुनरुत्थान। आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। 1947 में एक लंबे और कड़े संघर्ष के बाद मिली आज़ादी के साथ एक नई शुरुआत हुई। आज तकनीक, अंतरिक्ष, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए भारत फिर से खुद को मजबूती से खड़ा कर रहा है। मौजूदा समय में यह देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एक तरह से यह अपनी उसी प्राचीन और मजबूत स्थिति को फिर से हासिल कर रहा है जो कभी ग्लोबल साइंस और ट्रेड में उसकी असली पहचान हुआ करती थी। और ये पूरी जांच हमें आज के इस सबसे बड़े और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या सोने की चिड़िया का युग सच में वापस लौट रहा है? प्राचीन काल की उस अथाह संपत्ति से लेकर विदेशी पतन के दौर और अब इस आधुनिक पुनरुत्थान की यात्रा ने यकीनन इतिहास के पन्नों को और गहराई से खंगालने की उत्सुकता जगा दी होगी। इस ऐतिहासिक एनालिसिस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि इस जटिल इतिहास की ये पड़ताल हम सबके लिए बेहद दिलचस्प रही होगी।